और स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पे। आज कल की तैयारी में और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बेहद अहम है और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि कल से मार्च सीरीज की शुरुआत है और फरवरी एक्सपायरी थी। बजट का सब कह सकते हैं कि बजट वाली जो एक्सपायरी थी वो यही इस महीने हुई है और हमने देखा कि आज बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। तो नई एक्सपायरी या नई सीरीज़ की शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, नई सीरीज़ में कैसी रणनीति होनी चाहिए आपकी, इस पर खास तौर पे चर्चा आज हम अगले आधे घंटे में करेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो फटाफट बताते हैं कि आज ऑन द शो में यानी कि आज क्या क्या हम दिखाने वाले हैं। पहला 5वें दिन लगातार बाजार में कमजोरी देखने को मिली है, तो इस गिरते हुए बाजार में आपके लिए कहाँ मौका है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़ेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा कमाई के VIP सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि आपको हम ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिसमें कि आप निवेश करके रिटर्न कमा सकते हैं। और कई बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई ऐसे शेयर बताए गए थे जो गिरते हुए बाजार में भी मजबूती दिखा रहे हैं। तो इन तमाम शेयरों पर चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अविनाश गोरख, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के, और मंदार जमसाडेकर जो डायरेक्टर है प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के। इन दोनों से हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे और समझेंगे। आप चाहें तो अपने सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जमाना सोशल का है तो सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। KKT यानी कल की तैयारी लिखनी है, आपको स्पेस देना और आप अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में आखिर हुआ क्यों। फरवरी एक्सपायरी थी तो हमने देखा कि शुरुआत जो है बाजार की थोड़ी कमज़ोर हुई, गिरावट देखने को मिली। उसके बाद निचले स्तरों से बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आखिर में निफ्टी जो है पॉजिटिव नोट पे बंद होने में कामयाब हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि सेंसेक्स में भी जो है निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, वो भी पॉजिटिव नोट पे बंद होने गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट जो है रिकवरी के बावजूद जो है 43 अंक नीचे बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स में हमने देखा कि थोड़ी गिरावट देखने को मिली 139। हालांकि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। एक समय निफ्टी जो है 17,500 के नीचे जा चुका था, लेकिन वहां से हमने एक रिकवरी देखी। निफ्टी बैंक देखिए, एक अच्छी बात ये रही कि 40,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। कल ये 40,000 के नीचे बंद हुआ था, लेकिन एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सहारा मिला और निफ्टी बैंक ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। अच्छी बात ये रही निफ्टी के लिए कि 17,500 के ऊपर बंद होने में ये कामयाब हुआ। अगर आप निफ्टी में जो है चढ़ने वाले शेयर की बात करते, कई सारे स्टॉक्स थे जो आज बाजार में अच्छे चलते हुए दिखे और हमने देखा कई सारे निफ्टी के शेयर्स थे जिसमें कि आज तेजी देखने को मिली। इसके अलावा हमने देखा कि निफ्टी के जो चढ़ने वाले शेयर देखे, हिंडाल्को, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, GSW जैसे स्टील थे, जहां पे आज के बाजार में मजबूती देखने को मिली। तमाम शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। इसके अलावा अगर निफ्टी में गिरने वाले शेयर की बात की, जैसा कि शो की शुरुआत में हमने बतौर हेडलाइंस आपको बताया था, एशियन पेंट जैसे स्टॉक थे जहाँ गिरावट देखने को मिली। इसका टाइटन, डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। अगर वायदा बाजार की बात करें, कुछ ऐसे शेयर जहाँ तेजी या मंदी देखने को मिले, तो कई सारे ऐसे शेयर थे जहाँ पे आज जो है तेजी देखने को मिली। खासतौर पर वायदा बाजार में इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स थे जो मजबूती थी। गेल, फेडरल बैंक, एबॉट जैसे स्टॉक्स थे जो जहां तेजी देखने को मिली। बाजार में जैसे जैसे उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, थोड़ी गिरावट बढ़ रही है, उस बाजार में जो है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। वोडाफोन, आइडिया, इंडाबुस हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जो आज गिर रहे थे, जबकि एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स थे वहाँ भी दबाव देखने को मिला। हालांकि हमारा राजा बैटरी जो है हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। तो ये तमाम स्टॉक्स थे जिसमें आज के कारोबार में होते हुए देखा। इसके अलावा आज के कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के हीरो स्टॉक्स खासतौर पर फिनोलेक्स, केबल, रेमंड जैसे स्टॉक थे जहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। सोनाटा सॉफ्टवेयर, भारत डायनेमिक्स, जेंसर टेक, रिट्स जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में हीरो साबित हुए, जहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अविनाश और मंदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंदार हमारे साथ सिर्फ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आज डिमर्जर की जब खबर आई, 18 और स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी जिस पे आज खबर की मोहर लगी, उसके बाद हमने देखा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। शेयर एक समय 11% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा था। मंदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंदार, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय बाजारों में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, अच्छी बात यह रही कि निफ्टी जो है कुछ अहम लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी भी हमने देखा कुछ 40,000 के ऊपर बंद हुआ, हालांकि निफ्टी लाल निशान पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। आपको क्या लगता है कि मार्च सीरीज में अब बाजार का रेंज जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ छोटा होता हुआ जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि 17,500 के आसपास जिस तरह से आज रस्साकसी हुई, यहाँ से बाजार थोड़ा पुलबैक दिखाया गया, लगता है आपको थोड़ा पेन बाकी है? मंदार, आपने आवाज़ अपना अनम्यूट कर दीजिए, चूंकि आपने म्यूट कर रखा है। मनीष जी, गुड इवनिंग। अक्सर ये होता है।
देखिए, मुझे लगता है कि मार्च में भी बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहेगा, एक 600-800 पॉइंट का रेंज रहेगा निफ्टी के लिए। और ऐसी ऐसी बात है नहीं कि नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। और आज भी अगर देखें तो इंट्राडे ट्रेड में पहले ही घंटे में बिकवाली देखने को मिली शुरुआत में, और फिर बाद में एक शार्प काइंड ऑफ बाउंस बैक। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल्स को मार्केट प्लेयर्स देख रहे हैं, और इसलिए सपोर्ट के आसपास बाइंग भी आ रहा है। अब आज का क्लोज है 17,500 के आसपास। इससे यहाँ से 150 पॉइंट नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है। ऐसी लेवल जहाँ से स्टॉक बाउंस बैक, जहाँ से इंडेक्स ने, हमने देखा कि जैन के महीने में जब ये गिरा तब वहाँ से बाउंस बैक किया था, तो 17,350 17,400 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है इंडेक्स के लिए। और जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक बेरिश व्यू नहीं बनेगा। फिलहाल व्यू जो है वो एक इनडिसीजन का है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आगे जाते हुए लीड कर सकता है। यानी अगर एक अप ट्रेंड देखना हो, ऊपर के लेवल्स अगर हमें देखने हो अगले कुछ दिनों में, तो वो बैंक निफ्टी लीड करेगा। और ऐसी अगर लीडरशिप हमें देखने को मिलती है तो मुझे लगता है निफ्टी को भी आसानी होगी फिर से एक बार 17,800 18,000 के लेवल्स छूने के लिए। मंदाज से तौर पर मानते हैं कि निफ्टी जिस जोन में आ चुका है, यहाँ एक मजबूत सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 17,350 400 का जोन वो मान रहे हैं कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। और वो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बोलिश है। उनको लगता है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश, और अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निश्चित रूप से निफ्टी भी चलेगा। कल के ट्रेड में हमने अभी देखा भी था कि निफ्टी जो है पिछले कुछ दिनों से निचले लेवल पर लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंदा, आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल उन्होंने भेजे लेते हैं। सबसे पहले शैलेश सुतार ने सवाल भेजा है बीपीसीएल पे। उनके पास 200 शेयर है, 319 के भाव पे है। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को होल्ड करे या इस शेयर से निकल जाए। अभी उनको 310 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमने देखा है कि ओएमसी स्टॉक्स में खासतौर पे आज हल्की थोड़ी मजबूती थी, खासतौर पे उसमें बीपीसीएल एक ऐसा शेयर था जो मजबूती दिखा रहा था। क्या राय होगी आपकी इस पर? मनीष जी, देखिए, पिछले 8-10 महीने से इस स्टॉक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 280-300 रुपए का नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ऊपर में 350-360 का रेजिस्टेंस है। तो एक 60 पॉइंट के रेंज में ये पिछले 6-8 महीने से ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि ये दो लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करेगा। अगर उससे ज़्यादा लंबा अरसे का व्यू रहेगा, एक 2 से 3 साल का व्यू रहेगा, तो शायद इसमें आगे जाते हुए एक ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये दो लेवल्स के बीच में रेंज बाउंड है। तो मेरी तो राय रहेगी कि जब कोई स्टॉक इस तरीके से दो लेवल्स के बीच में रेंज बाउंड होता है तो वो एक बढ़िया सा स्टॉक होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सिर्फ ध्यान एक ही रखना है कि स्टॉक में पोजीशन एंटर करनी है तो वो सपोर्ट लेवल्स पे करनी है, बीच में नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल्स यानी 300 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप खरीद लीजिए, 280 का इसमें स्टॉप लॉस बना लीजिए। जब भी ये ऊपर चलता है 340 350 तब बाहर निकल जाइए। इस तरीके से स्विंग ट्रेड के जरूर कर सकते हैं ये दो लेवल्स का यूज करके। फिलहाल रेंज बाउंड है, रेंज में ही ट्रेड करेगा। जब रेंज ब्रेक करेगा तब व्यू चेंज होगा, तब हम रिव्यू करेंगे। मानते हैं कि बीपीसीएल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करें शेयर में। जैसे ही 340 350 के जोन में आता है प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे आता है तो आप इसको खरीदारी करके चल सकते हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, हमने देखा कि पिछले अगर 10 दिनों का देखें, खासतौर पर बीते एक हफ्ते में बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। आज एटलीस्ट ये हुआ कि निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली। कल जो है रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है अगले हफ्ते से बाजार थोड़ा संभलेगा, और कल के बाद थोड़ी सी मार्च सीरीज जिसकी शुरुआत होने वाली है, बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होगा? Manish, can you repeat the question, please? अविनाश, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मार्च सीरीज कल से शुरुआत होने वाली है, बाजार का मूड अब थोड़ा ठीक होता हुआ दिखेगा आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात, लिक्विडिटी मार्केट से अभी काफ़ी कम हो चुकी है, और आज का एफआई का नंबर जो आया है वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव नंबर है। प्लस जिस प्रकार से अभी इंटरेस्ट रेट सिनारियो ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली दिख रहा है, कम से कम आने वाले कम से कम
एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म में जब तक बाजार कॉन्फिडेंटली 18,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा, तो इंडेक्स को ऊपर जाने में डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत रहेगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी भी काफी इंक्रीज हो सकती है, तो निवेशकों को बहुत केयरफुली अभी मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स में कोई बड़ी चाल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में दिख आएगी ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स नहीं बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच उनको डेफिनेटली अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में अभी भी मुझे लग रहा है काफी रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग पॉकेट्स में अवेलेबल है। अविनाश सीधे तौर पर मानते हैं कि इजी मनी का दौर नहीं है, अभी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स पे फोकस की इंडेक्स के बजाय इंडेक्स अब कहीं ना कहीं एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अविनाश, दर्शकों के सवाल लेते हैं। सुरेश ने राजस्थान सवाल भेजा है, उनके पास रेल विकास निगम के 350 शेयर है, 78 रुपये 25 पैसे का भाव पर उन्होंने शेयर खरीदा है। शॉर्ट टर्म के लिए वो जानना चाहते हैं क्या करें, शेयर को होल्ड कर या निकल जाए, करीब 4,000 का नुकसान हो रहा है। हमने देखा कि सरकार लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है, इस पर बजट में उन्होंने एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर थोड़ा सा ये लंबा करते हैं कम से कम 6 से 8 महीना, तो इनको मैं समझता हूँ कि रेल विकास निगम में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, और जिस प्रकार का रेलवे बजट में 2,40,000 करोड़ का जो रेलवे बजट आया है, इसमें कहीं ना कहीं और फायदा रेल इंफ्रा कंपनीज को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इनको 3 महीना नहीं बट कम से कम 6 से 8 महीने का अगर ये नजरिया रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में अपना ऐसे अच्छे शेयर को लॉस में ना बिकाए, क्योंकि आने वाले 6 से 8 महीने में इनको अच्छी कीमत मिलेगी। नॉट ओनली इनकी कॉस्ट रिकवर होगी बट इनको एक अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो सुरेश जी, आपकी राय तो यही है। अविनाश जी ने आपके लिए राय तो सबसे अच्छी ये दी है कि आपने जो शेयर होल्ड किया है वो एक अच्छी कंपनी का शेयर है। आपको अगर थोड़ा लंबा अवधि नज़रिया रखते हैं, एटलीस्ट अगर आप 6 महीने का नज़रिया रखते हैं, तो शेयर में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उनको लगता है कि अच्छा मुनाफा इनफैक्ट अविनाश मानते हैं कि आपको देखने को मिल सकता है। रविंदर सिंह ने सवाल भेजा है दिल्ली से, उनके पास भी आईओसी के 5,000 शेयर हैं, 103 रुपये के भाव पर उन्होंने लिया है। उनका नज़रिया भी 4 महीने के लिए क्या करना चाहिए। मंदार, क्या राय होगी? हालांकि इनको अभी नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मनीष जी, देखिए फिलहाल तो स्टॉक में वीकनेस बना हुआ है। सिर्फ एक पॉजिटिव बात है कि सपोर्ट अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी ये जो लेवल्स हैं 7650 के आसपास वाले, यहाँ से पिछली बार भी 3 फरवरी के दिन यहाँ से बाउंस बैक किया था, आज भी ये लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो मुझे लगता है 7650 जब तक होल्ड करता है तब तक पोजीशन बनी रखनी चाहिए। 76 का जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 76 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर 76 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये स्टॉक और नीचे गिर सकता है। 72, 68 इस तरीके के नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 76 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड कीजिए, और ऊपर ये जब भी चलता है 80, 81 तब रिव्यू कीजिए कि किस तरीके से आगे का ट्रेंड बनेगा। तो मंदार ये मानना है कि आपको 76 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करना चाहिए। 80, 82 के आसपास वापस से आता है, बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो वापस से फिर सवाल पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर हमारे जो है दर्शक मंदार हो, गेस्ट या अविनाश हो, कोई भी हो, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए उस लेवल पे आपको शेयर में। अगला जो सवाल है अतुल पटेल ने मुंबई से उन्होंने भेजा है। आदित्य बिरला फैशन के उनके पास 234 शेयर हैं, 260 रुपये 50 पैसे के भाव पे है। शेयर में हमने देखा गिरावट देखने को मिली है। अब अविनाश, पिछले कुछ दिनों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि थोड़ा टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिला है। आपको लगता है कि अगर बाजार इस रेंज में फंसा रहता है या थोड़ी बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो टेक्सटाइल स्टॉक्स थोड़ा और दबाव दिखा सकते हैं? और आदित्य बिरला फैशन पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि आदित्य बिरला फैशन और अपैरल काइंड ऑफ ब्रांड बेस्ड कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि देखिए ये कमोडिटी नहीं बट ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके पास काफ़ी ब्रांड्स है, इन्होंने काफ़ी ब्रांड्स खरीदे भी है, खुद के ब्रांड्स भी डेवलप किए। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का अभी इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी है, इससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिमांड इफेक्ट हो चुका है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि ये ब्रांड रिलेटेड जो बिजनेस है इसमें अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है। इन्होंने 260 में खरीदा है, 230-31 का अभी भाव है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि देखिए ग्रुप आदित्य बिरला का काफी बड़ा है। कंपनी ने पिछले तीसरे तिमाही में नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाए, और हमारा मानना है कि आने वाला साल दैट इज FY24 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद डेफिनेटली इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो होल्ड करने की राय रहेगी, यहाँ पे डेफिनेटली लॉस में पोजीशन ना काटे। तो आदित्य बिरला फैशन अविनाश की मोहर होल्ड कीजिए, आपको जो है इसमें लॉस में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा नज़रिया लंबा रखिए, इस शेयर में आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि आज शेयर जो है फ्लैट टू नेगेटिव बंद होता है, करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बड़े इवेंट्स की, जिस पर नज़र आपका होना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट्स ही बाजार की दिशा और दशा तय करते हैं। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अशेषा, कल तो जब आपसे बात हो रही थी बाजार के ट्रिगर को लेकर, तो आपने ढेर सारे ट्रिगर बताए थे। आज ट्रिगर थोड़े कम है, हालांकि सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि कल से मार्च सीरीज की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे और उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट क्यूज़ की भी बात करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में यूनाइटेड स्टेट्स का PCE इंडेक्स यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स का डेटा कल आएगा, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। GMT टाइम जोन के हिसाब से देखें तो 1:30 को ये डेटा एक्सपेक्टेड है। अराउंड 4.9% पे PCE इंडेक्स आ सकता है दिसंबर के महीने में, वर्सेस 4.8% जो हमने दिसंबर में देखा था। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 10 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इसके अलावा US मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का डेटा भी आएगा फरवरी के महीने का, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो BASF के नतीजे आएंगे, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए। डोमेस्टिक क्यूज, जैसे कि आपने बताया, आज फरवरी की सीरीज FNO सीरीज खत्म हो गई है। कल से मार्च की FNO सीरीज शुरू होगी, 30 मार्च तक ये चलेगी, जिसका मतलब ये होता है कि ये मंथ की FNO सीरीज नॉर्मल मंथ से कंपेयर करें तो लंबी रहेगी। इसके अलावा फरवरी 23 और 24 यानी आज और कल बैंगलोर में G20 की समिट चालू है, जहां फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिले हैं। तो इस समिट से भी कुछ वॉइसेस आते हुए दिखेंगे। सो ऑल इन ऑल इस FNO सीरीज ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। सो इसकी उस पर कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर रखें। शुक्रिया साहब, ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, और कल बाजार में इनमें से कई सारे ट्रिगर्स होते हैं जिनका असर देखने को मिलता है। खासतौर पे कल से मार्च सीरीज़ की शुरुआत है, तो उस पर नजर रखनी होगी कैसी शुरुआत होती है कल के दिन। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सादिक सोलापुर से जुड़े हैं। इन्फोसिस के 27 शेयर उनके पास, उन्होंने सवाल भेजा है। 1608 रुपये के भाव पे है, क्या राय होगी मंदार इन्फोसिस पे? हमने देखा IT स्टॉक्स में खासतौर पे पिछले दिनों थोड़ी सी निचले स्तर से रिकवरी देखने को, हालांकि कल के बाजार में IT स्टॉक्स कमजोर हुए थे। टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था बीते हफ्ते। इन्फोसिस पे क्या राय होगी आपकी? मनीष जी, देखिए, आज ही स्टॉक एक क्रूशल शॉर्ट टर्म सपोर्ट ब्रेक करके नीचे बंद हुआ है। 1550 का ये 1552 1555 इस तरीके का ये सपोर्ट लेवल था, तो इसके नीचे का क्लोजिंग हुआ है आज। तो इस तरीके से अगर ये ट्रेड करता है तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें नीचे की 1520 1500 इस तरीके के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय रहेगी कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो वीकनेस का, शॉर्ट टर्म व्यू से वीकनेस लग रहा है चार्ट पे, और लॉन्ग टर्म व्यू अगर हो तो फिर स्टॉक पिछले, जैसे हमने देखा पिछले 8 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1400 और 1700 इस तरीके का रेंज बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से फिलहाल नहीं देखना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो तो इसमें ज़रूर मुनाफा हो सकता है, लेकिन 3 साल का व्यू कम से कम रखना ज़रूरी है। तो इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की बात करें, अगर आपके पास है सादिक, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास इनफैक्ट 27 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उनका कहना है कि आप होल्ड करके चल सकते हैं, तो मुनाफा देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव शेयर में देखने को मिल सकता है। कानपुर से रितीश ने सवाल भेजा है। वेल्सफर्म इंटरप्राइजेज के उनके पास 100 शेयर 160 के भाव पे है, हालांकि शेयर में हमने देखा गिरावट देखने को मिली। क्या राय होगी अविनाश? लगातार हम देख रहे हैं बीते कई सत्रों से शेयर में दबाव देखने को मिला है। देखिए, मुझे लग रहा है कि वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्प में सबसे अच्छी बात है कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। हालांकि तीसरी तिमाही में थोड़े से मार्जिन्स प्रेशर में थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, और मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 6 से 12 महीने में जैसे जैसे ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको लॉस में बुक करनी चाहिए पोजीशन, थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि 125 130 के लेवल पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है। अगर साल का 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम हम लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वापस कॉस्ट प्राइस आके अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे लॉस ना बुक करें, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम देना जरूरी है।
एक साल के नज़रिए के हिसाब से वेलस्पन एंटरप्राइजेज आप होल्ड करके चल सकते हैं ऋषि। अब रितीज आपको इसमें मुनाफा देखने को मिल सकता है, ऐसा अविनाश मान रहे हैं। आज का जो अगला सवाल है ऋषि कपूर ने बिहार से भेजा है। मन्नापुरम फाइनेंस के उनके पास 5 शेयर 120 के भाव पे है, क्या करे? होल्ड करना पूछ रहे हैं कि होल्ड करे या बेच दे। मंदार क्या राय होगी इस शेयर पे? मनीष जी देखिए, फिलहाल तो स्टॉक कंसोलिडेशन में है। 120 130 इस तरीके का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ 80 के लेवल्स पे सपोर्ट बना हुआ है। अब जिस तरीके का वीकनेस हमें पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट होते हुए 80 की तरफ ये लुढ़क सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये दो रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर 80 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 78 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 78 की पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरी राय रहेगी कि निकल जाइए इसमें से। और ये जो दो लेवल्स मैंने आपको बताई 80 और 120 130, ये दो लेवल्स का यूज करके फिर पोजीशन बनाई है। यानी 80 के करीब जैसे जाता है वैसे पोजीशन बनाई है, 78 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर चलता है तब निकल जाइए। इस तरीके से स्विंग ट्रेड करिए। सो शॉर्ट टर्म में ये दो लेवल्स में स्टॉक बना रहेगा, लॉन्ग टर्म में शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो 78 का स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कीजिए और नीचे की तरफ पोजीशन एंटर कीजिए। सीधे तौर पर डीसी आपके लिए बड़ा जो है मंदार की तरफ से कि आप चाहें अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप शेयर से निकल जाइए, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप 78 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अभी उनको लग रहा है कि थोड़ा और गिरावट शेयर में देखने को मिल सकता है। जितेंद्र ने दिल्ली से सवाल भेजा है, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ के उनके पास 500 शेयर हैं, 380 रुपये के भाव पे हैं, होल्ड करे या बिकवाली करे इस शेयर में? अविनाश क्या राय होगी आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि ग्रीन लैम्प वेल नोन प्लेयर है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, और जो लैमिनेट्स बनते हैं वहाँ पे ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट पैन इंडिया नेटवर्क भी है। मेरे हिसाब से पिछले 1-2 क्वार्टर्स मार्जिन प्रेशर ज़रूर देख रहे थे, लेकिन अभी जो तीसरी तिमाही का परफॉर्मेंस आ गया है तभी मैनेजमेंट ने बहुत पॉजिटिवली कहा है कि आने वाले साल में ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे, मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा सा ईज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इनका नज़रिया थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज फंड्स के साथ, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ एक बार FY 24 के लिए वापस आएगी तो शेयर में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो करंट व्यू यही रहेगा कि यहाँ पे होल्ड करें और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज शेयर जो है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश। आप इनको लंबी अवधि का नजरिया सिर्फ इसमें रखना होगा, फिर आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। वैसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अविनाश और मंदार ने निकलने की सलाह दी है, तो अविनाश और मंदार से ही हमें समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शेयर है जिसमें निवेश करना चाहिए। बात करते हैं अब VIP शेयर की। मंदार, आपने कई शेयरों में निकलने की सलाह दी है, तो कुछ शेयर खरीदने की सलाह दे दीजिए। मनीष जी देखिए, दो स्टॉक्स हैं कि जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म के तौर पे है। पहला जो है फिनोलेक्स केबल्स, ये शॉर्ट टर्म व्यू है। इसमें हमने देखा आज की बहुत ही जबरदस्त बाइंग देखने को मिली और 7% अप क्लोज हुआ है आज। अब ये जो क्लोजिंग है ये एक मेजर एक शॉर्ट टर्म वाला एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 702 703 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है और पिछले एक हफ्ते का कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और कुछ दिन ये ऊपर की तरफ का दिखने वाला है हमें, इसलिए इसमें एक शॉर्ट टर्म बाय बनेगा। 688 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 785 का टारगेट लग रहा है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे करके स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो है राइट्स, RITES। इसमें पिछले 4 महीने से कंसोलिडेशन करेक्शन के दौर चल रहा है, लेकिन करंट लेवल्स पे स्टॉक में सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक करेगा ऐसा व्यू है। 300 310 ये इस तरीके का सपोर्ट लेवल है। तो इसमें एक बाय बनेगा, 300 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 420 का टारगेट होगा। ये व्यू है 6 महीने से 1 साल का। सो एक मीडियम टर्म अगर किसी का व्यू हो तो इस स्टॉक में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। मंदार, राइट्स के यहाँ पे टारगेट ऐसे है जो कोई भूल नहीं सकता है, 420 खास तौर पे चुना है क्या आपने? मनीष जी 420 ये जो लेवल है एक्चुअली प्राइस डिसाइड करता है। तो आप अगर देखो तो 4 महीने पहले यानी नवंबर के महीने में स्टॉक यही लेवल से जाके फिर से नीचे मुड़ चुका था, इसलिए अब लग रहा है कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक करेगा तो फिर से एक बार वो ऊपर के जो लेवल्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए चलेगा जरूर।
स्टॉक्स है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, खासतौर पर राइट्स में 420 का उन्होंने टारगेट दिया है, 300 रुपये का उनका स्टॉप लॉस है। अविनाश, आपके तरफ से अक्सर हमने देखा कि वैल्यू बाइंग स्टॉक्स दिए जाते रहे हैं, आज के लिए 2 पिक्स क्या होंगे आपके? मनीष, 2 स्टॉक्स जो हमको पसंद है उसमें पहला है देवयानी इंटरनेशनल। ये एक QSR कंपनी है और बेसिकली KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी ऐसे ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी चलाती है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स ऑन शेड्यूल है। अभी करीबन 300 आउटलेट्स है। कंपनी का मानना है कि अगले 2 से 3 साल में ये 1000 आउटलेट्स तक जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो ग्रॉस मार्जिन ये कंपनी कमाती है वो बहुत ही उम्दा है, करीबन 50 से 60%। और इबिटा मार्जिन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 20-22% है। तो इस तरीके का बिजनेस का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इंडिया में बहुत मजबूत है। हमको लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में होपफुली, अभी नॉर्मल सी आई है, कोविड निकल चुका है और खाने पीने की चीजों के लिए तो अभी भी डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 185 से 190 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। और दूसरी कंपनी जो सरकारी कंपनी है, जो डिफेंस में एक दिग्गज प्लेयर है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे लग रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे 93-94 पे आई है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और जिस प्रकार का अभी इस साल डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट बता रही है, इसका फायदा जरूर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। इन्होंने अभी काफी नए वर्टिकल जैसे ड्रोन के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 125-130 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी एक छोटी पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोनों शेयर्स मुझे लग रहा है अच्छे वैल्यू पिक्स है। कम से कम 6 to 12 मंथ्स टाइम फ्रेम अगर कोई देता है तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो अविनाश की पसंद है देवयानी इंटरनेशनल और BL, जहां खरीदारी करके चल सकते हैं। अविनाश और मंदार, समय देने के लिए शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए 18 स्वदेश। तब तक के लिए नमस्कार।